बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये 6 छठी क्लास और चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है वैरायटी ऑफ लाइफ, और उसके अंदर हम वैरायटी के बाद वायरस को मुस्तकिल डिस्कस कर रहे हैं। और वायरस के डिस्कशन के अंदर हमारा टॉपिक इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है कि हम जो है वायरस की रिप्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे थे कि वायरस किस तरह अपनी रिप्रोडक्शन करता है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। और इसका माशाल्लाह आप सबने बेहतरीन होमवर्क किया। डिफरेंशिएशन लिखने से आपको ये अंदाजा भी हो गया होगा कि हाउ द टू डिफरेंट साइकिल आर गोइंग टू बी रन। लाइटिक में क्या होता है और लाइसोजेनिक में क्या होता है, किस किस तरीके से। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस, कि वायरस को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है जनाब, याद रखें जब फर्स्ट टाइम एवेनॉस्के ने वायरस की डिस्कवरी की, उससे पहले रॉबर्ट हुक और फिर लुइस पास्चर, इन लोगों ने वायरस की इंटीमेशन की कि जनाब इस तरह का एक एंटिटी होती है जो कि लिविंग थिंग्स को डिस्टर्ब करती है। तो जो सारे साइंटिस्ट थे वो इसी तरफ लग गए कि जनाब एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है तो इसके बारे में ज्यादा स्टडी की जा सके। जैसे भी कोरोना वायरस तो डिस्कवर हो चुके हैं, अब वायरस में नए नए वायरस डिस्कवर हो रहे हैं। तो उस वक्त भी बहुत सारे वायरस डिस्कवर हुए। जब वेरियस काइंड्स ऑफ द वायरस डिस्कवर्ड हो गए तो उनके लिए क्लासिफिकेशन जरूरी थी। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, बिल्कुल हमने इसी चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हम चीजों को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लासेस में डिवाइड करने का मकसद क्या होता है, ताकि हर एक क्लास की हमें प्रॉपर्टीज पता लग जाए। जब हमें प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं तो हम ये अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि कौन सा वायरस किस क्लास से ताल्लुक रखता है, और उस क्लास की जो जो भी प्रॉपर्टीज होती है वायरस की, फिर उसी हिसाब से हम उसकी डिजीज की प्रिकॉशंस करते हैं या वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है जनाब, तो क्लासिफिकेशन से हमें अंदाजा होता है कि बेसिकली वायरस किस क्लास का है, किस कैटेगरी का है, और इससे हमें किस तरीके से बचना है। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा इसकी रीडिंग करके फिर आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ। वायरस मार्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज। याद रखें ये दो ही बेसिस हैं वायरस की क्लासिफिकेशन की। एक उसकी शक्ल सूरत, बनावट, साख, स्ट्रक्चर, ये सब दीज आर नोन एज मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मतलब ये आपको एक माउस नजर आ रहा है, ये चूहे वाला माउस नहीं है, लैपटॉप वाला माउस या कंप्यूटर वाला माउस। इस माउस की आपको जो मार्फोलॉजी नजर आ रही है, क्या ब्लैक कलर का है, ओवल शेप का है, एक लाइट जल रही है, ग्रीन कलर की इसके अंदर से एक पट्टी आ रही है, दैट इज अ मार्फोलॉजी। शक्ल और सूरत देख के बता रहे हैं आप ये कैसा है, शेप बता रहे हैं, कलर बता रहे हैं, स्ट्रक्चर बता रहे हैं, दिस इज टोटली नोन एज अ मार्फोलॉजी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है तो ये तो इसकी मार्फोलॉजी हो गई, शक्ल सूरत पे। इस तरह वायरस को डिफाइन किया गया शक्ल सूरत पे। प्रॉपर्टीज क्या, कि ये किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का है, फाइबर प्लास्टिक का है, किसी मेटल का बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो इसका एक छोटी सी चिप लगी हुई है या मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसका छोटा सा जो अपना मदरबोर्ड होगा जिसमें इसकी सारी चीजें लगी हुई होगी, वो किन किन सिलिकॉन की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, मेटल्स कितने इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, क्या तो फिर हम इसकी कंपोजिशन की स्टडी करते हैं कि कैसे ये बना है। तो एक चीज होगी मार्फोलॉजी, बनावट, साफ, जिसको हम बाहर से देख के बता देते हैं, शक्ल सूरत। और दूसरा प्रॉपर्टीज, जैसे आप किसी दोस्त से मिले तो दोस्त की मार्फोलॉजी आप बता सकते हैं, इसकी हाइट कितनी थी, इसका कलर कैसा था, गुफ्तगू करने का अंदाज कैसा था। ठीक है, पहले दिन जब आप कॉलेज में मिलते हैं, लेकिन एक साल बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज भी बता सकते हैं कि ये कितना मददगार है, इसकी बात से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन सी बात इससे करनी चाहिए, कौन सी बात इससे नहीं करनी चाहिए। तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता लग जाती है और आपको अंदाजा हो जाता है कि इससे क्या बातें करने की है, क्या बातें करने की नहीं है, मैं ये कौन सी किस किस्म की हेल्प कर सकता है, किस किस्म की हेल्प नहीं कर सकता। तो प्रॉपर्टीज देर से पता लगती है, मॉर्फोलॉजी फौरन पता लग जाती है। तो वायरस को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, मॉर्फोलॉजी शक्ल सूरत, और फिर उसकी न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी, कि ये न्यूक्लिक एसिड में डीएनए रखता है या आरएनए रखता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है कि डबल स्ट्रैंडेड है, वो सारी चीजें। तो दो बेसिस हो गए जिसके ऊपर डिवाइड किया। आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्लासिफाइंग द प्लांट्स के लिए भी, एनिमल के लिए भी, बैक्टीरियल वायरस, यानी कि सबके लिए ये क्लासेस दो बेसिस ली गई है कि शक्ल सूरत में कैसे हैं और जेनेटिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। तो वायरस के लिए भी ये इस्तेमाल किया गया। तो जेनेटिक मटेरियल में भी क्या हो सकता है इसके पास, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए। ठीक है, तो डीएनए होगा या आरएनए, ये तो इसका न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये पॉइंट कहां से जाके मिल रहा है, न्यूक्लिक एसिड से।
लेकिन दूसरा कह रहा है कि नेकेड, नेकेड मतलब अनकवर्ड, खुला हुआ। अब कवर्ड होना या अनकवर्ड होना ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना भाई। जो अपनी विगो गाड़ी है उसका पीछे वाला कैबिन जो है वो अनकवर्ड है, लेकिन अगला कैबिन जो है वो कवर्ड है, कार कवर्ड होती है। तो ये स्ट्रक्चर से मुराद है। तो डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए आरएनए नेकेड होता है, खुला हुआ होता है। अगर खुला हुआ है तो नेकेड कहलाएगा, लेकिन अगर कवर्ड है तो क्या कहलाएगा, एनवेलप्ड और कम्प्लेक्स, पेचीदा। और जितनी चीज होंगी उतनी पेचीदा होंगी। On the basis of the morphology, viruses are classified on into the rod shape, ठीक है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है हमारे पास, रॉड शेप, बिल्कुल सीधा सीधा शेप हमने आपको पिछले पेजेस पे भी दिखाई। स्फेरिकल शेप, थोड़ा सा राउंड ओवल शेप, पोलियो वायरस जैसे था। एंड टेडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज, जिसके पास टेल फाइबर्स होते हैं। लेकिन हमने ये वायरस की शक्ल सूरत पीछे हम देख के आ चुके हैं, ये मैं आपको शो भी करा देता हूँ, दोबारा शो करा देता हूँ, ताकि जैसे ये टेडपोल वायरस है, क्योंकि देखें इसके अंदर टेल फाइबर्स नजर आ रहे हैं ना, तो जिसके पास टेल फाइबर्स होती है वो टेडपोल वायरस कहलाता है। ओके, मैं आपको देखें ये तस्वीर आ गई सारी, कुछ ओवल शेप है, कुछ टेडपोल, ये रैप्डो वायरस रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस है, ई की बात कर रहा हूँ। तो पता लगा कि बैक्टीरिया को हमने एक तो शक्ल सूरत की बेस पे, ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है कि हम किस तरह शक्ल सूरत की बेस पे वायरस को स्टडी करते हैं। ठीक हो गई बात। एक क्लासिफिकेशन की बेस पे ये हो गई, जिसको हम पिछले दिनों में डिस्कस करते हुए भी मुस्तकिल आ रहा है। अच्छा आगे चलते हैं जनाब। और दूसरी कौन सी है कि आरएनए और डीएनए रखने की बेस पे, कि इसके पास न्यूक्लिक एसिड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और सम टाइम आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है वायरस को। अच्छा ये चीज आप लिख लें, क्योंकि मैंने इसमें देखा था कि पंजाब बुक के अंदर ये चीज नहीं है, लेकिन हमारी इस वाली बुक में है, इंटर की फर्स्ट ईयर की जो हमारी सिंटैक्स बुक बोर्ड है, इसके अंदर वायरस क्लासिफिकेशन हमें पेज नंबर 88 से शुरू हो रहा है और 89 तक पेज नंबर जाना है, ठीक है ना। इसके अंदर हमें वायरस की क्लासिफिकेशन, शाबाश बेटा शुक्रिया, तो क्लासिफिकेशन हमें वायरस की बताई गई है, ठीक है। अब वायरस क्लासिफिकेशन में गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। किस बेसिस के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, अब दोनों बेस मिक्स करके, कि उसका एक न्यूक्लिक एसिड, दूसरा मॉर्फोलॉजी, यानी स्ट्रक्चर भी साथ साथ देख रहे होंगे और हम न्यूक्लिक एसिड, दोनों बेसिस को मिक्स करके वायरस की, और वायरस की कितनी क्लासेस बनाई गई, 8 क्लासेस बनाई। The virus has been divided into the 8 different classes on the basis of the nucleic acid and the morphological structure, ठीक है। दोबारा सुन लें लाइन, कि virus is classified on the basis of the morphology and by means of the structure, and the second base is the nucleic acid content, which is the RNA or maybe the DNA, इन दो बेसिस को, ठीक है जनाब। अगर हम इसको अपनी बुक से पढ़ते हैं, सिंटैक्स बुक बोर्ड में, जिसके अंदर उन्होंने काफी अच्छी दी हुई है, बल्कि इस बुक के अंदर भी आगे जाके क्लासिफिकेशन के, लेकिन सीक्वेंस है सिंटैक्स बुक बोर्ड में दी हुई है पेज नंबर 89 के ऊपर, जिसमें पहली कौन सी है, अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, यानी कि नाम से जाहिर है कि ऐसे वायरसेस जिनकी ऊपर एनवेलप्ड नहीं होता, अनएनवेलप्ड, अनकवर्ड, जैसे अभी बस वर्ड आ रहा है, स्ट्रैंड और प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, और उसके पास न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। आगे लिखा हुआ पोलियो वायरसेस एंड रैप्डो वायरसेस, यानी पोलियो वायरसेस यानी डिजीज, पोलियो की डिजीज काज करते हैं। तो ये तो उसमें हमारी सिंटैक्स बुक बोर्ड से पढ़ रहा हूँ मैं, पेज नंबर 89। अच्छा, प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड, ये एक बहुत बारीक टर्मिनोलॉजी, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्लस स्ट्रैंड, व्हाट डू यू मीन बाय द माइनस स्ट्रैंड। तो इस बात को समझ लें, अभी समझ लें। याद रखिए कि जो वायरसेस आरएनए रखते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड, उन वायरसेस को अपने होस्ट में जाने के बाद अपने प्रोटीन बनाने होते हैं, ठीक है। तो इनके पास ऑलरेडी अपनी जीन सीक्वेंस मौजूद होती है, क्योंकि आरएनए बनता है डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ना, तो आरएनए किससे बनता है, डीएनए से बनता है, और डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है जीन की,
लेकिन डीएनए अपने न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलता। लेकिन वायरस के पास तो न्यूक्लियस जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर वायरस के पास आरएनए है और वो किसी होस्ट में जाता है, बैक्टीरिया में या इंसान में या जानवर में या पौधों में, किसी में भी, तो फिर उसे होस्ट के डीएनए की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसे डीएनए बनाता है एमआरएनए, और अगर किसी वायरस से डायरेक्टली एमआरएनए आया है तो उसके बाद आप अपना जीन बनाने की मैसेज है, अपनी बॉडी बनाने की मैसेज ऑलरेडी है, तो वो डायरेक्टली अपना काम शुरू कर देता है। दे वर्क एज डायरेक्टली एज ए एमआरएनए, वो वर्क शुरू कर देते हैं खुद ब खुद, यानी कि डायरेक्टली जाके प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देते हैं और अपनी बॉडी के पार्ट जो होते हैं, हेड, टेल, टेल फाइबर्स, ये बनाना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं प्लस स्ट्रैंड, ठीक है, यानी जो डायरेक्टली काम करता है। इनडायरेक्टली किसे कहते हैं? कि अगर किसी होस्ट के पास से, ठीक है, किसी वायरस का डीएनए गया, उस डीएनए में इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो वो डीएनए पहले होस्ट के न्यूक्लियस के डीएनए में जाएगा, क्योंकि जाएगा तो किसी यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में, तो वो होस्ट के डीएनए के पास जाएगा। होस्ट के डीएनए जाने के बाद वहां पर ट्रांसक्रिप्शन करेगा पहले, मतलब अपनी कॉपी बनाएगा और अपना पहले एमआरएनए बनाएगा, जिसके अंदर वो मैसेज कोड होगा, जिससे वायरस की बॉडी के पार्ट्स बनना शुरू होंगे। क्योंकि डीएनए डायरेक्टली काम नहीं करता, डीएनए पहले एमआरएनए बनाता है। लेकिन किसी वायरस का अगर डायरेक्टली एमआरएनए आया है तो डीएनए के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो प्लस स्ट्रैंड कहलाते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर किसी वायरस के पास से होस्ट में डीएनए गया, तो पहले वो जाकर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, होस्ट के पास जाकर एमआरएनए बनाएगा, इसे कहते हैं माइनस स्ट्रैंड आरएनए। दे वर्क्स इनडायरेक्टली एज ए होस्ट डीएनए। तो पहले ये एमआरएनए प्रोड्यूस करते हैं, फिर अपनी बॉडी बनाना शुरू करते हैं होस्ट की चीजें यूज करके, होस्ट का मटेरियल इस्तेमाल करके। ओके, तो ये प्लस स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड समझना जरूरी है। अच्छा, ये प्लस और माइनस स्ट्रैंड हमें वाज़ेह तौर पे जब समझ में आता है जब हम जीन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो कि आप जो चैप्टर है द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, आई थिंक जो कि सेकंड चैप्टर है, दूसरा, उसके अंदर जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो आप वहाँ डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ये बातें आपसे ज़ूलॉजी में डिस्कस की जाती है, ठीक है जनाब। अच्छा, सम वायरल डिजीज, देखते हैं कि कौन कौन सी वायरस की डिजीजेज हमारे पास है, ठीक है। There may be a disease which are caused by the viruses, only those are the being mentioned with here has been the common in Pakistan, जो पाकिस्तान में very common। देखिए स्मॉल पॉक्स बड़ी वैन कॉमन डिजीज है हमारे पास, ठीक है बेटा। ये स्मॉल पॉक्स जो हमारे पास है, which is caused by the pox viruses, जिनके पास क्या होता है, डीएनए एनवेलप वायरस होता है, ठीक है। एंड ancient disease is known as to have occurred as the epidemic in China and early 12th century। कि 12वीं सेंचुरी के अंदर चाइना बहुत पुरानी स्टेट है, वहां पर जो ये डिजीज काज हुई थी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, आपको हैरत अंगेज बात नहीं बताऊं कि अभी जितनी भी, जैसे कि हमारा डेंगू वायरस आया, इसका भी जो स्टार्ट हुआ है वो चाइना से हुआ है। इससे पहले इबोला वायरस आया था, जो कि इंतहाई खतरनाक वायरस है, उसकी आप देख लीजिएगा, EBOL है, इबोला, ये भी चाइना से इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत सारे वायरसेस चाइना से इंट्रोड्यूस हुए हैं और अमेरिका से भी होता है। वजह ये है कि ये दे आर द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया, बहुत गुंजान आबाद इलाके हैं और बहुत बड़े इलाके। चाइना की आबादी के बारे में क्या कहा जाता है कि अगर चाइना की आबादी को फैलाया जाए और डिस्टेंस पे लोगों को खड़ा किया जाए तो हर 6 फीट के फासले पर एक बंदा खड़ा होगा, जो भी कोरोना का डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर हर 6 फीट के फासले एक बंदा खड़ा हो तो पूरे चाइना के अंदर लोग भर जाएंगे, हर 6 फीट के फासले पर खड़े, क्योंकि चाइना की जमीन खत्म हो जाएगी और इतना बड़ा है चाइना, तो इतनी पॉपुलेटेड एरिया। अमेरिका भी बहुत पॉपुलेटेड एरिया, बड़े बड़े इलाके हैं इनके। और दूसरी मुसीबत ये है कि ये लोग सुअर जो होता है ना, पिग, उसको खाते हैं, चमगादड़ों के गोश्त को खाते हैं, स्नैक्स सांपों को खाते हैं, डॉग्स कुत्ते के गोश्त खाते हैं ये लोग, जो हमारे मजहब इस्लाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड हराम करार दिए गए। लेकिन जो जानवर हराम करार दिए गए मजहब इस्लाम के अंदर, उनका एक बाकायदा लॉजिकल रीजन है। इस्लाम का कोई भी हुक्म तिब से खाली नहीं है, मेडिकल से खाली नहीं है, साइंस से खाली
नहीं, यानी उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक, मंतक, मेडिकल रीजन लाजमी है। हर आप मुझसे पहले सवाल कर लीजिएगा कि सर फिर इसके अंदर कौन सा मंतक है, तो जो जो इंशाल्लाह मुझे मालूम है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्लास में नहीं, वैसे व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा ताकि सबको पता लग जाए। ठीक है जनाब। तो चाइना के अंदर क्यों इंटरेस्ट होता है कि बहुत ही गुंजान पॉपुलेशन एरिया, बहुत ज्यादा आबादी है वहाँ पर, और चूहे भी खाते हैं जनाब माशाल्लाह लोग, और भी चूहों को भी नहीं छोड़ा है। और अच्छा, कुछ डिजीज अफ्रीका से भी आई है कि वहाँ पे बड़े बड़े चूहे होते हैं, उनको खाते हैं गोश्त के लिए। तो इनसे ये वायरस इंसानों में ट्रांसफर होता है, उनकी बॉडी में इफेक्ट क्यों नहीं करता कि उसके लिए उनकी बॉडी के लिए ये फिजिबल एनवायरनमेंट नहीं रहता इन्फेक्शन के लिए, इंसान की बॉडी में आता है तो कर देता है। ठीक है जनाब। तो इस तरीके से जैसे कि ये, और एपिडेमिक लफ्ज देखें, ये लिखा हुआ एपिडेमिक किसे कहते हैं? वबाई अमराज जो एक साथ तेजी के साथ फैलता है और पूरे शहर, पूरे इलाके, पूरे मुल्क के अंदर फैल जाता है। जैसे भी कोरोना एक एपिडेमिक सीवियर डिजीज बना हुआ है। कोरोना से भी ज्यादा सीवियर वायरसेस हमारी दुनिया में आ चुके हैं, तहलका मचा चुके हैं, बड़ी हाई लेवल के ऊपर पॉपुलेशन को किल कर चुके हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी एक बॉक्स इसका इलाज चल रहा है, एहतियात चल रही है, और वैक्सीन बनाने की कोशिश, अल्लाह करे हम इस पर कामयाब हो जाए, इंसानियत काम हो जाए, कामयाब हो जाए, इंसानियत मसले से जल्दी बाहर निकल आए। ठीक है जनाब। तो अब देखिए क्या कह रहा है, फ्लूइड फिल, अच्छा थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इन चाइना अर्ली BC until the early 12th century, यानी कि बहुत पुरानी, smallpox was a common disease throughout the world, पूरी दुनिया में। In the smallpox the raised fluid filled vesicles, देखिए उसकी अब किसकी बात कर रहा है ये, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यानी कि मार्फोलॉजी, इंटरनल मार्फोलॉजी यानी कि एनाटॉमी की बात कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है, रेज्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल, छोटे छोटे से बॉल्स होती हैं जो कि फ्लूइड लिक्विड से भरी हुई होती हैं, आर फॉर्म्ड इन द बॉडी ऑफ विच द बिकम्स postulated later on the form of pitted scale post pox। और यही जो पॉक्स, इसी तरह के पॉक्स इंसान के स्किन पे बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको ये इन्फेक्ट करता है, बच्चे को करता है, किसी और को करता है। ठीक है ना। तो वही अभी आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं आज के। By the 1950 immunization and the other control measures had largely decreased that the dangers, but it is still present in their third world। लेकिन क्या कह रहा है, देखिए लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इम्यूनाइजेशन इसकी बना ली गई 1950 में, लेकिन कब आया था, 1200 की 12th सेंचुरी, जरा गौर कीजिएगा, 12वीं सेंचुरी में आया था, और 19वीं सेंचुरी के अंदर इसके इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन बना ली गई कि इम्यूनाइजेशन को इसके खिलाफ काम करने के लिए वैक्सीनेशन दे दी जाए और इंसान इस डिजीज से बच जाए। लेकिन आगे देखिए, अभी भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, देखिए ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तीसरी दुनिया के लोग, तीसरी दुनिया के लोग मतलब इंतहाई गरीब तरीन ममालिक, जिनके यहाँ न्यूट्रिशन वैल्यूज, खाना पीने की भी पूरी, जैसे अफ्रीका के कुछ ममालिक, ब्राजील के कुछ ममालिक के वहां पर खाना पीना भी पूरे तरीके से, आप तस्वीरें भी नेट के ऊपर देखते होंगे, सोमालिया स्पेशली, ठीक है ना, वहां पर ये, तो उनके यहाँ अभी भी ये डिजीज मौजूद है, क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन वहां पर ना अफोर्ड की जा सकती है, ना वहां पर पाई जाती है, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली बहुत वीक है। हम सबकी जिम्मेदारी है दुनिया की ममालिक की, साहिब इख्तियार की, कि उनको भी जो है एंटरटेन किया जाए। 1980 was declared the World Health Organization that the smallpox has been the eradicated from the world। 1980 के अंदर उन्होंने कहा कि इरेडिकेट किसे कहते हैं, खत्म हो जाना, नेस्तो नाबूद हो जाना, नामो निशान न रहना, कि 1980 के अंदर ये डिजीज बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन याद रखिए, वायरस कभी भी दुनिया से खत्म नहीं होता, इनएक्टिव हो जाता है, छुप जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, एहतियाती तदाबीर की वजह से, लेकिन वो होता जरूर है, तो फिर कभी ना कभी अपने वो दोबारा से किसी न किसी के रूप में जाहिर होता है। एक और डिजीज देखिए जनाब, हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये भी डीएनए वायरस इज रिस्पांसिबल फॉर द डिजीज इन द नेचुरली। अच्छा, हमारी बुक के अंदर डिस्कस किया है हर्पीज शिंगल, इन्होंने डिस्कस किया है हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स की तो मैं आपको भी तस्वीर दिखाता हूँ, और स्मॉल पॉक्स की भी आपको वीडियो तस्वीर शेयर करता हूँ। हर्पीज सिम्प्लेक्स क्या होती है, ये भी एक स्किन इन्फेक्शन है, होठों पर होती है मोस्टली, ठीक है ना, डीएनए वायरसेस है। अच्छा, हर क्लास की हमने 4 चीजें स्टडी करनी होती है। पहली चीज उसका न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, दूसरी चीज उसकी मार्फोलॉजी के अंदर उसका स्ट्रक्चर कौन कौन सा, एनवेलप है, एनवेलप नहीं है, टेल फाइबर्स है, टेल फाइबर्स नहीं है, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड में आरएनए, डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, प्लस स्ट्रैंड है, माइनस स्ट्रैंड, ये सारी चीजें बतानी है।
दो चीजें ये हो गई हर क्लास की, 8 क्लासेस में से दो चीजें तो ये बतानी है वायरस के बारे में। तीसरी चीज क्या बतानी है कि वो बीमारी कौन सी करता है, उसकी डिजीज कौन सी है। चौथी चीज किस में करता है, उसका टारगेट जो होस्ट है जिसमें उसने बीमारी करनी, कोई पौधा है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, तो वो कौन सा। तो ये 4 चीजें स्टडी करनी होती है। तो हर जैसे हर्पीज सिंगलेस के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मैं पढ़ाऊं कि हर्पीज वायरस इज द डीएनए वायरस, मिल गया न्यूक्लिक एसिड, पता लगा भाई डीएनए इसके पास, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। डिजीज का नाम क्या आ गया, हर्पीज सिम्प्लेक्स। दो चीजें तो ये मिल गई, दो चीजें मिल गई। ओके, एक तो डिजीज का नाम क्या है, हर्पीज सिम्प्लेक्स, दूसरा क्या, डीएनए न्यूक्लिक एसिड मिल गया। तीसरा क्या, ये हर्पीज करता है किसमें, इंसान में, पोस्ट भी मिल गया। ठीक है, तो तीनों चारों चीजें मिल जाती है फौरन, अगर थोड़ा सा आप टेक्निकली इसको स्टडी करें। नेचुरली अकिंग डिजीज ऑफ द मैनकाइंड, यानी कि नेचुरली अगर करती है, मतलब सब जगह है पूरी दुनिया में, इंसान मैन का इंसानियत में है। दिस वैस्कुलर लेशंस, लेशंस कैसे कहते हैं, इन द एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल मतलब हमारे बाहर वाली झिल्लियां जो होती है, स्किन जो होती है, उसको कह रहा है लेशंस, कहते हैं जख्म हो जाने को। लेशंस कैसे कहते हैं, जख्म हो जाने को स्किन पे। एंड एक्टोडर्मल टिश्यूज, यानी कि स्किन के बाहर वाले, जैसे ये एक्टोडर्मल, एक्टो मींस आउटसाइड स्किन, ये हॉट है, अब पूरी जिस्म हाइपर में होता है। Form most commonly disease occurs in the mouth, on the lips and the other skin sides. माउथ पूरे मुंह पर होती है, हॉट्स पर होती है, उंगलियों के किनारों पे, जस्ट साइड्स इंग्लिश पूरी स्किन के पर। इन्फ्लुएंजा, नजला और द एनवेलप्ड, देखिए एनवेलप्ड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड मिला इसका, कि आरएनए वायरस होता है। अब याद रखिए, देखिए मैं एक बात भी बताने वाला हूँ, अगर ये आरएनए वायरस होते हैं तो इसका मतलब ये प्लस स्ट्रैंड वायरस है। क्यों, ये आरएनए वायरस है, इसका मतलब इनको डीएनए के पास होस्ट के जाने की जरूरत नहीं है, ये अपना पहले ही आरएनए रखते हैं, और आरएनए डायरेक्टली अपने आप को प्रोटीन में ट्रांसफर करने की सलाहियत रखता है, ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है, ट्रांसलेशन कर लेता है, ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत इसको नहीं होती। तो याद रखें, जब ये डायरेक्टली है, होस्ट के पास नहीं जाता, तो बहुत तेजी के साथ अपना इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसलिए हमें नजला 1 सेकंड में नजला हो जाता है। अभी सो के उठे, किसी से टच कर लिया, या हवा के जरिए, मिट्टी के जरिए कोई वायरस चला गया, फौरन हमें नजला हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली करता है और होस्ट के पास जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। Influenza is widespread in the man and the our epidemic form. एपिडेमिक है जनाब, हर दूसरे बंदे को नजला है इस वक्त, आप अपने घर में ही नोट कर लें, ठीक है ना, अक्सर नजला रहता है इंसान को भी। क्यों, ये ऐसा वायरस है जो 200 स्पीशीज रखता है अपनी, तकरीबन डिफरेंट एंटिटीज रखता है, और वाइडली स्प्रेडेड है ओवरऑल वर्ल्ड। आपके रूम में, घर में, कमरे में, आपके मोबाइल के ऊपर कई इन्फ्लुएंजा के वायरसेस हों, लेकिन क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अल्लाह की तरफ से दिया हुआ मुस्तकिल काम कर रहा होता है, जो इन तमाम पैथोजन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, तो हम कभी कभार बीमार पड़ते हैं, ज्यादा बीमार नहीं पड़ते। मीजल एंड मम्स, दो डिजीज जनाब, मम्स एंड मीजल। वायरस बिलोंग टू द ग्रुप द पैरामेक्सोवायरस, देखें कैटेगरी है, पैरामेक्सोवायरसेस हम कहते हैं, जो कि वायरस थोड़े से शाइनी, जिनकी अगर स्टडी की जाए तो ये थोड़े से शाइनी कलर के नजर आते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। दे आर लार्ज एनवेलप, देखिए मार्फोलॉजी बता रहा है, लार्ज एनवेलप, ये मार्फोलॉजी हुई फॉरन न्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरसेस, यानी मार्फोलॉजी भी मिल रही है आपको, न्यूक्लिक एसिड भी मिल रहा है, डिजीज कौन सी काज कर रहा है ये भी मिल रहा है, टारगेट पैथोजन ह्यूमन बीइंग है या कोई और है, वो चीज भी आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है। तो अब इसे आप टेक्निकली स्टडी करेंगे तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा। तो आपका होमवर्क भी यही बनता है कि आप हर जो कैटेगरी बताई हुई है उसका न्यूक्लिक एसिड एक चार्ट बना लीजिएगा, उस चार्ट के अंदर ऊपर लिख दीजिएगा जैसे न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में एनवेलप, यस और नो, यानी इस तरीके से नीचे ले आइएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर तमाम वायरसेस के नाम लिख दीजिएगा, और अगर एनवेलप है तो एनवेलप पे टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो नॉन पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह आरएनए या डीएनए तो उस पे टिक कर दीजिएगा, ठीक। इस तरीके से जैसे आप करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता साइंस बनना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप खुद ही क्रिएटिव हो जाएंगे, जैसे माशाल्लाह आप सब क्रिएटिव होना शुरू हो गए हैं। लेकिन प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आप परफेक्ट होंगे, वरना परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। मम्स इज, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है मेरे बच्चों, जरा गौर से सुनिएगा, कॉन्टाजियस, और जो वीडियो का नाम था वो वीडियो का नाम भी कॉन्टाजिन था। देखिए लिंक बनाएं, स्टडी करें, समझे बातों को। आप इस दौर में रह रहे हैं तो आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, अगर आप इंटेलेक्चुअल नहीं है तो दुनिया आपको एक्सेप्ट
नहीं करेगी। दुनिया तो सबकी जिंदगी सबकी गुजर रही है। देखिए लफ्ज मैंने कॉन्टेजियस को हाईलाइट किया। कॉन्टेजियस मतलब जो टच करने से फैलती है, छूने से फैलती है। आज जब आप साथ बैठेंगे तो हाथ भी मिलाएंगे, खाना भी शेयर करेंगे, चीजें भी शेयर करेंगे, एक दूसरे को मोबाइल भी देंगे, लीडो भी खेलेंगे तो डिबिया शेयर करेंगे। इस तरह कुछ भी आप बयान करेंगे तो शेयरिंग जरूरी है। तो चीजें कांटेक्ट में जब आती हैं तब एक से दूसरे में जाती हैं। बायो की बुक भी लिया और वो भी लिया, ये पेन एक उधर मदरसे में। जी बेटा, जुबैर बेटा अपना माइक बंद कीजिए। जी जी। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, मम्स एंड हाईली कॉन्टेजियस, नॉट ओनली द मम्स, लेकिन कह रहा है हाईली कॉन्टेजियस। इसलिए कहते हैं जिसको मीजल मम्स हो उसके घर ना जाए। सुना है ना आपने, जिसको मीजल हो, इस पे मम्स हो, जिसको स्पेशली इस पे गले मीजल्स कहते हैं, मुंह के ऊपर दाने हो जाना, दिखा दो तस्वीर में आपको, मम्स गले उल्लन, उसके घर में जाए। क्यों? अगर उसके तौलिया, उसका मोबाइल, उसकी कोई चीज, उसके कपड़े, उसके कमरे के अंदर किसी चीज को हाथ लगाया हुआ, रिमोट को उसने हाथ लगाया, तो अगर आपको लग गया तो वो आपके अंदर भी ट्रांसफर इजीली, कह रहा हाईली ट्रांसफर है। कुछ वायरस डीप कॉन्टेक्ट से फैलते हैं, कुछ वायरस बड़े सादा कॉन्टेक्ट से। डीप कॉन्टेक्ट मतलब गले मिलना, ठीक है, खाना शेयर कर लेना, उसकी लिक्विड कोई उसके जो वो खा रहा था उसके मुंह का छूटा खा लेना, डीप कॉन्टेक्ट। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, डीप सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ये सारे डीप मतलब बहुत गहरा कॉन्टेक्ट। लेकिन कुछ वायरस होते हैं जो सिर्फ हाथ मिलाने से फैल जाता है, गले मिलने से फैल जाता है, ठीक है ना, सिर्फ गैजेट उसका हाथ का अपने इस्तेमाल में लेने से फैल जाता है। दैट्स डिपेंड ऑन द वायरस कॉन्टेजियंस, कि वायरस के पास कितनी जीन एबिलिटी है, ठीक है। दे आर द वाइड स्प्रेड, जाहिर सी बात है कि जब हाईली कॉन्टेजियस है तो तेजी के साथ फैलेंगे भी, बट क्या लिखा हुआ सेल्डम फैटल, लेकिन बहुत छोटे अरसे के लिए इंफेक्शन फैलाते हैं, 7 दिन 14 दिन और बॉडी से चले जाते हैं, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते, सिर्फ अपना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपने बेबीज बॉर्न करते हैं और जल्दी बॉडी से रवाना हो जाते हैं। इसलिए देखें जब जिसको मीजल या मम्स होता है उसको ज्यादा दिन नहीं रहते, स्पेशली मीजल्स ज्यादा दिन नहीं रहते, वो थोड़े दिन बाद चले जाते हैं, इसको खसरा भी कह देते हैं आम लफ्जों के अंदर। कह रहा है कि अबाउट 60% एडल्ट्स आर द इम्यून टू इट, कह रहा है कि 60% बंदों को ये डिजीज होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उसको रेजिस्ट करता है, होने देता ही नहीं है। मीजल्स इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिजीज ऑफ द चाइल्डहुड, बचपन में। क्यों? क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए उनको ये मसला। इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, अगर आप लगवा लेंगे तो मीजल मम्स नहीं होगा। एडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज इक्वली सक्सेप्टेबल दैट द वर्ल्ड, सक्सेप्टेबल मतलब इसको बर्दाश्त कर जाती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम इसको लड़के खत्म कर देता, पहले ही होना ही नहीं देता। सक्सेप्टेबल मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इससे लड़ने की सलाहियत रखता है और बहुत अच्छी रखता है, ठीक है। The disease envelops immunity is its victim. The disease envelops immunity in its wings. क्या कह रहा है कि इंसान डिजीज में कब शिकार होगा? जब किसी की इम्यूनिटी कमजोर होगी। इम्यूनिटी कमजोर होगी, डिजीज का शिकार हो जाएगा। Same with the coronavirus. I am again saying, same with the coronavirus. Do not afraid from the coronavirus. डरे नहीं, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी डाइट बड़ी स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है, खजूरें खाएं, रोजे रखें। रोजा रखना जबरदस्त इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, याद रखिए, रोजा इम्यून सिस्टम को बेहतरीन स्ट्रांगली डेवलप करता है। क्यों? एक साइंटिस्ट की मैं कल देख रहा था, मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप के ऊपर ही, जरा सुन लीजिएगा उसको। भूखा रहने से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो डैमेज होते हैं, खतरनाक होते हैं बॉडी के लिए, हमारे दूसरे सेल ड्यू टू द हंगरनेस, भूखों की वजह से उन सेल को ऑटोफेज खा जाते हैं। जब उनको खा जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में कैंसर करने वाले होते हैं, लेकिन जब हमारा सेल उनको खा जाते हैं तो हमारा बॉडी कैंसर से बच जाती है। ये मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, साइंटिस्ट का नाम भी इसमें लिया गया, ठीक है। और उसने यही कहा कि कितना भूखा रहना चाहिए कि साल में कम से कम 25 से 30 दिन में भूखा रहना चाहिए। तो एग्जैक्टली रमजान का महीना भी आ गया हमारे पास, तो भूखा रहने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, याद रखें। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बीमार है, जिनको डॉक्टर ने कह रखा है, तो फिर बात ये अलग हो गई। पोलियो वायरस बेटा क्वेश्चन व्हाट्सएप पे कीजिएगा, क्योंकि मुझे क्लास खत्म करनी है और मुझे आपको तस्वीर बेटा। ओके सर, ठीक है बेटा। तो हम बात क्या कर रहे हैं, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस काज बाय द पोलियो वायरस इज फाउंड इन द ओवरऑल द वर्ल्ड, दुनिया में पाई जाती है, बच्चों को होती है। एज विद द प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स, वैराइटीज विद द सोशल एंड द इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल मतलब जो गरीब ममालिक हैं उनके अंदर ही होती है, उसकी वजह क्या है कि वैक्सीनेशन नहीं होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरी दुनिया के अंदर इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है।
बच्चों को लगा दी जाती है, बार बार पिलाई जाती है, 6 महीने तक ये वैक्सीन वैलिड होती है, उसके बाद दोबारा पीनी होती है और 5 साल तक पीनी होती है। क्यों इन्फेक्ट करती है? सॉफ्ट बम्प अटैक करती है, इसको हम पहले डिजीज करते हैं। देखिए कुछ तस्वीरें आ गई आपके पास, देखिए स्मॉल पॉक्स, द सीवियर इन्फेक्शन, पूरे बॉडी के ऊपर ये इन्फेक्शन करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको क्योर ना किया जाए तो बहुत सीवियर हो जाता है, लेकिन इसकी क्योरिंग बड़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्योंकि इस बच्चे की केयर नहीं की गई है इसलिए इस हालत में पहुंच गया। इसलिए अगर इसकी पहले से केयर कर ली जाती तो ये इतना सीवियर नहीं होता। बी पे लिखा हुआ है हर्पेस सिंप्लेक्स, जितना होता है स्किन के ऊपर वायरस है, ठीक है, ये इसका एक इन्फेक्शन। नीचे आइए जनाब, मीजल्स। मीजल्स क्या, बच्चे के मुंह पे आप देख सकते हैं ये जो दाने हो रहे हैं, जिसको हम खसरा के नाम से भी शायद याद करते हैं। मम्प्स, गले का बढ़ जाना। अच्छा मम्प्स, देखिए तीनों चीजें आपको तकरीबन बच्चों में दिखाई गई हैं। बच्चों में इसलिए दिखाई गई हैं, बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और वो वायरस को रिस्पॉन्स करने में कभी कभार फेल हो जाता है, ज्यादातर तो फेल हो जाता है तो बीमार हो जाता है। बड़े ज्यादातर वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। हाँ, जिनका इम्यून सिस्टम होगा वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है, हर बीमारी से बचने के लिए, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे कोई और सी डिजीज हो, उससे बचने की, पैथोजेनिक की बात कर रहा हूँ, पैथोजेनिक की, हार्ट अटैक से नहीं बच सकते इम्यून सिस्टम से आप, किडनी फेलियर से इम्यून सिस्टम से नहीं बच सकते आप, ठीक है ना, लंग्स फेलियर से इम्यून सिस्टम से नहीं बच सकते। मैं वो कह रहा हूँ जो बॉडी में बाहर से चीजें आती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एंटीबॉडीज, डस्ट पार्टिकल, मिस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी चीजें जिनको हम पैथोजन कहते हैं, उनसे बचने के लिए इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग रखें, हेल्दी वेल्दी और वाइज रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जनाब। अब एक कंडीशन मैं बस ये लास्ट बार डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 2 मिनट, 2.5 मिनट रह गया। रेट्रोवायरसेस, देखिए दैट इज अ वेरी डेंजरस वायरसेस। रेट्रो कहते हैं द वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हो, गाड़ी आगे जाती है ना, नहीं कहते पीछे लेके जाते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कैसे कहते हैं, डीएनए पर आरएनए का बनना, यानी डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन निकालता है और एक आरएनए की कॉपी बना देता है और फिर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ऐसे वायरस जो बॉडी में जाने के बाद आरएनए से डीएनए बनाने लग जाते हैं, आरएनए से डीएनए यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देते हैं। जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो दैट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं वायरसेस, ठीक है। क्यों करते हैं? और इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है वो हमारे पास कौन सा है, एड्स, कहीं लिखा हुआ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये डिजीज है और वायरस का नाम क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस क्यों खतरनाक है जनाब, याद रखें, इसलिए कि हर वायरस का इन्फेक्शन करने का एक खास जगह होती है। जैसे कोरोना कहाँ है कर रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नाक, गला और लंग्स, उसका ये साइट ऑफ इन्फेक्शन है। इस तरह मीजल मम्प्स कहाँ कर रहे हैं, स्किन पे, ठीक है। इस तरह जो HIV वायरस है ये हमारे इम्यून सिस्टम को पकड़ता है। देखिए जरा बहुत सुनिएगा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी इम्यून सिस्टम जिससे हमारे पूरे जिस्म को प्रोटेक्शन मिली हुई है तमाम वायरसेस और पैथोजन के हवाले से। लेकिन जब ये HIV जाता है तो सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल्स को ही खाता है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स को ही खत्म करता है। जब उनको खत्म करता है और अगर जिस बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है तो इसका मतलब उसे कोई भी वायरस आएगा तो उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा और उसे वो डिजीज कर देगा। इसलिए लफ्ज लिखा हुआ सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ डिजीज, जिसको जिसका डिफेंसिव सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो वो बीमारियों की आवाजगाह बन जाएगा, तो बहुत सारी बीमारियां एक साथ जमा हो जाएंगी और फिर उसकी डेथ कंफर्म है। और इसका अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, एहतियात इलाज है। जिस तरह अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीनेशन नहीं है इसलिए सिर्फ एहतियात इलाज है, इसलिए एड्स के लिए भी सिर्फ, हाँ लेकिन ये होता है कि 100 में से सिर्फ 2 बंदे एड्स की तरफ जाते हैं, बाकी 90% दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम HIV को बॉडी से बाहर निकाल देता है। लेकिन 2% बंदे क्योंकि इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है तो अल्टीमेटली वो डेथ की तरफ चले जाते हैं। तो रेट्रोवायरस अभी हमने स्टडी किया, इसके हवाले से बात करें, अभी हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। जो भी सवाल करने हो तो आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैं आपको होमवर्क भी व्हाट्सएप पे अभी थोड़ी देर में शेयर